बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर। ये पॉलिटिकल साइंस 2 का लेक्चर है। इसमें हम फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करेंगे और इसमें फ्रेंच की पार्लियामेंट की कंपोजिशन और उसके फंक्शंस और उसकी पावर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स पे एक लेक्चर अपलोड किया है। उसको अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं सुना तो इस लेक्चर को सुनने से पहले उसको सुनना जरूरी है, क्योंकि उसको सुने बगैर आपको ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। दोनों लेक्चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको पहले देख लें और उसके बाद ये फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सीएसएस से रिलेटेड अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। एलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़े थे, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, ये फिफ्थ रिपब्लिक था। ये फिफ्थ रिपब्लिक है। ये 1958 में मार्च युद्ध में आई थी और इससे पहले 4 रिपब्लिक्स जो है वो उनके गुजर चुकी हैं। इस रिपब्लिक में जो कॉन्स्टिट्यूशन 1958 का है, उसके मुताबिक जो पार्लियामेंट है फ्रेंच, वो उसके 3 कंपोनेंट हैं। द प्रेसिडेंट, द लोअर हाउस जिसको वो नेशनल असेंबली कहते हैं, एंड द अपर हाउस जिसको वो सेनेट कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां के प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीकाकार क्या है। आर्टिकल 7 ऑफ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट सफरेज and by 2 ballot stages unless the candidate obtains an absolute majority of the votes cast at the first stage। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट सफरेज से होता है और लोग वोट डालते हैं उसमें, और उसमें अगर कोई कैंडिडेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी फर्स्ट स्टेज पे ना ले सके तो फिर जो 2 उम्मीदवार सबसे ज्यादा जिन्होंने वोट लिए होते हैं उनके दरमियान फिर सेकंड स्टेज का इलेक्शन होता है। If requisite majority is not obtained at the first ballot, the second ballot is held among 2 candidates who obtained highest vote during first stage। तो अगर पहली स्टेज पे किसी को सिंपल मेजोरिटी ना मिले या एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना मिले तो फिर सेकंड स्टेज होती है, और सेकंड स्टेज पे फर्स्ट स्टेज में जो 2 उम्मीदवार जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए हों उनके दरमियान इलेक्शन होता है। तो इस तरीके से जो सेकंड स्टेज में जो उम्मीदवार ज्यादा वोट ले ले तो वो वहां का सदर इलेक्ट हो जाता है। तो सदर का इलेक्शन डायरेक्ट सफरेज के साथ होता है, 2 स्टेज पे होता है। प्रीवियसली ही वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग 80,000 इलेक्टोर्स। इससे पहले उनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था और वो इलेक्टोरल कॉलेज था उनका जो 80,000 इलेक्टर्स पे था, तो वो उनमें से वो इलेक्शन जो सदर का होता था उस पर वोट डालते थे और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। लेकिन आजकल वो डायरेक्ट सफरेज के जरिए है और 2 स्टेज के ऊपर होता है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो उसका टेन्योर जो है वो 5 इयर्स है और वो डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के जरिए इलेक्ट होगा, और उसमें 2 कंसेक्टिव टर्म्स के लिए वो उम्मीदवार हो सकता है, तीसरी टर्म के लिए वो उम्मीदवार नहीं हो सकता। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 टर्म्स तक के लिए हो सकता है, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होता। प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था जब हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स की बात की थी कि फ्रांस में पावर्स कंसंट्रेट होती हैं एक जगह पे, और वो है प्रेसिडेंट का ऑफिस। तो प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल इन फ्रांस। पावर्स टू नॉमिनेट द सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट, वो सिविल और मिलिट्री पोस्ट पे नॉमिनेशन करता है, और उसके अलावा साइंस ऑल डिक्रीज एंड ऑर्डिनेंसेस अप्रूव्ड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स। ही प्रोमलगेट्स लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ही मे रेफर बैक द बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, तो वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल भी पार्लियामेंट को वापस भेज सकता है। ही कैन सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट एंड इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इट मे बी कन्वीन्ड स्पेशली फॉर दैट पर्पस। तो वो पार्लियामेंट को मैसेज दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है किसी किस्म की एनेक्टमेंट की, और अगर वो पार्लियामेंट उस वक्त सेशन में ना हो और प्रेसिडेंट की डायरेक्शन चली जाए तो फिर उसी वक्त इसका पार्लियामेंट का इजलास जो है वो फौरी तौर पर तलब कर लिया जाता है। आर्बिट्रेशन
by the president. If conflict among ministers and the cabinet and the parliament, president acts as arbitrator. तो अगर वहां पे कभी काबीना के अंदर कोई इख्तलाफात आ जाए, या काबीना और पार्लियामेंट के अंदर कोई इख्तलाफात आ जाए, या मिनिस्टर्स के दरमियान आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, या मिनिस्ट्रीज के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है वो उसकी आर्बिट्रेशन करवाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड इमरजेंसी पावर्स, प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इमरजेंसी का नफाज कर सकता है, और इमरजेंसी के नफाज में उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। नो क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर हिज पॉलिटिकल एक्ट बट कैन बी चार्ज फॉर हाई ट्रीजन इन हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है जब तक वो प्रेसिडेंट है, तो जो भी वो पॉलिटिकल एक्ट करेगा, उस पॉलिटिकल एक्ट से उसको इम्यूनिटी हासिल है, उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसने कोई हाई ट्रीजन की है तो फिर उसका ट्रायल हो सकता है, और ये ट्रायल जो है ये हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा, जिसकी पावर ऑफ द डिसोल्यूशन असेंबली, फ्रेंच सदर के पास इख्तियार है कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो असेंबली डिसॉल्व कर देता है। सबमिशन ऑफ बिल टू द पीपल फॉर रेफरेंडम, उसके पास ये पावर भी है कि वो कोई भी बिल जो है वो रेफरेंडम के लिए पब्लिक के पास भेज सकता है, ताकि पब्लिक उस पर अपनी राय दे, और अगर पब्लिक मेजोरिटी के साथ उसको अप्रूव कर देती है तो फिर वो प्रेसिडेंट जो है वो उसको बिल को सैंक्शन कर देता है। The President of the Republic shall accredit ambassadors and envoys extraordinary to the foreign powers. Foreign ambassadors and envoys extraordinary shall be accredited to him. तो वो जितने भी सफारतकार हैं उसका तकर्रर जो है वो प्रेसिडेंट करता है, और जो सफारतकार पोस्ट होके फ्रांस में रिपोर्ट करें तो उनकी एक्रेडिट भी एक्सेप्ट जो है वो प्रेसिडेंट ने करनी है। द प्रेसिडेंट, ये सेरेमोनियल जो है वो जॉब होती है प्रेसिडेंट की। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल बी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। He shall preside over the higher National Defense Council of and committees. तो वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी है, और उस बिहाफ पे वो नेशनल डिफेंस की जितनी भी मीटिंग होती है उनको प्रिजाइड करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इज वेस्टेड विद द पावर टू ग्रांट इंडिविजुअल पार्डन्स। तो पार्डन का इख्तियार जो है वो भी प्रेसिडेंट के पास है। पॉइंट्स प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एंड इट्स 3 मेंबर्स। वहां पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भी है जिसके 9 मेंबर्स हैं, उनमें से 3 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करने हैं, और उसका जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल का, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो है उसने अपॉइंट करना है। द प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी। हाई काउंसिल ऑफ द जुडिशरी जिसने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है उसको प्रिजाइड भी प्रेसिडेंट करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक शैल प्रिजाइड ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है, कैबिनेट की मीटिंग है, उसको प्रिजाइड भी उसने प्रेसिडेंट ने करना है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस थ्रू इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स। प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी हासिल है, उसको ओहदे से नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ एक ही सूरत है उसको ओहदे से हटाने की, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, और वो ये है कि उसके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग जो है वो करती जाए। और इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग का जो प्रोसीजर है वो मैंने पिछले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स में आपको डिटेल के साथ बताया था। अब इसके बाद अगला जो पार्लियामेंट का ऑर्गन है उनका, वो दैट इज द नेशनल असेंबली। द लोअर हाउस ऑफ द फ्रेंच पार्लियामेंट इज कॉल्ड द नेशनल असेंबली। लोअर हाउस को वो नेशनल असेंबली कहते हैं, और ये नेशनल असेंबली जो है इसकी 577 डेप्यूटीज हैं। नेशनल असेंबली हैज 577 डेप्यूटीज इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट सफरेज बाई द पीरियड ऑफ 5 years। तो ये अवाम बराह रास्त इनको मुंतखब करते हैं, और इनकी जो टर्म है वो 5 years है। Of the 577 elected deputies, 539 represent मेट्रोपोलिटन फ्रांस। 539 जो है वो फ्रांस को उन्होंने मुख्तलिफ हलकों में तकसीम किया हुआ है, और वहां से 539 डेप्यूटीज जो हैं वो फ्रांस के उन हलकों से मुंतखब होके आते हैं। 27 रिप्रेजेंट ओवरसीज डिपार्टमेंट्स। फ्रांस के कुछ ओवरसीज डिपार्टमेंट भी हैं, जो मैं लोकल गवर्नमेंट का जब सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको उसको उसके ओवरसीज डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो 27 जो सीटें हैं उनकी ये वहां से आती हैं, और 11 रिप्रेजेंट फ्रेंच रेजिडेंट ओवरसीज, और ओवरसीज फ्रेंच जितने हैं उनको उन्होंने 11 सीटें एलोकेट की हुई हैं, और 11 रिप्रेजेंटेटिव वहां से आते हैं। तो इस तरह नेशनल असेंबली जो है वो 577 का हाउस मुकम्मल होता है। द रिटर्निंग कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मोर देन 50% वोट्स। हल्के में जो वोटर्स हैं जब वोट डालते हैं तो उसमें जो विनिंग कैंडिडेट है उसके लिए जरूरी है कि वो 50% से ज्यादा वोट लेके आए, एंड मिनिमम टर्न आउट मस्ट बी
25% और वोट कास्ट होने की शरह हर हलके के अंदर वो 25% होनी चाहिए। अगर कोई उम्मीदवार 50% वोट नहीं ले सकता तो फिर उसका सेकंड स्टेज का इलेक्शन होता है, until or unless someone gets 50% वोट्स। तो इस तरीके से फिर वो दूसरी स्टेज वाला जो है वो जो 50% वोट ले लेगा वो जीत जाएगा। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन फ्रांस नेशनल हैव 18 इयर्स ऑफ एज। तो जो नेशनल असेंबली का मेंबर बनने की अहलियत है वो फ्रेंच सिटीजन हो, फ्रेंच नेशनल हो और उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो तो वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है। द असेंबली इलेक्ट्स इट्स प्रेसिडेंट हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली। असेंबली अपने पहले इजलास में अपना एक प्रेसिडेंट मुंतखब करती है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली कहते हैं और असेंबली की तमाम प्रोसीडिंग उस प्रेसिडेंट के जेर असर चलती है। असेंबली हैज द पावर टू सेंश्योर द गवर्नमेंट। असेंबली जो है उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकती है, उनको सेंश्योर कर सकती है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैज द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली और प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कि वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है और यही पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकता है टू द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द असेंबली और असेंबली हर हालत में प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व करनी है। Prime Minister sets the agenda of the assembly session with the help of minister in charge of the relation with parliament। तो जो असेंबली का इजलास है उसका एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ने तय करना है और ये प्राइम मिनिस्टर जब एजेंडा तय करता है तो उसमें जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है उसकी कंसल्टेशन के साथ करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्केड्यूल है असेंबली का वो एक्सेक्यूटिव की तरफ से अप्रूव होके आता है। असेंबली जो है वो अपना जो शेड्यूल है वो खुद से मुतय्यन नहीं करती, वो वहां का प्राइम मिनिस्टर मुतय्यन करता है। फ्रेंच की असेंबली में एक टर्म हम यूज करते हैं कोहैबिटेशन और कोहैबिटेशन का मतलब यह है कोहैबिटेशन इन फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम इज अ सिचुएशन व्हेन वन पॉलिटिकल पार्टी कमांड्स मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली बट द प्रेसिडेंट इज फ्रॉम सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा भी हो सकता है फ्रांस में क्योंकि फ्रांस के सदर का इलेक्शन बराह रास्त अवाम से होता है, तो सदर किसी और पार्टी का हो सकता है और पार्लियामेंट में अक्सरियत किसी और पार्टी की हो सकती है। अगर ऐसी सिचुएशन इमर्ज हो जाए फ्रांस के अंदर तो उसको कोहैबिटेशन कहते हैं और ये कोहैबिटेशन फ्रांस में अब तक 3 मरतबा हो चुकी है। इसमें थ्राइस इन फ्रांस विद फ्रैंकोइस मित्रान जो है ये 2 मरतबा उसके साथ ये सिचुएशन हो चुकी है और जैक्विस चिराग के साथ एक बार ये सिचुएशन हो चुकी है कि सदर किसी और पार्टी का था और पार्लियामेंट में अक्सरियत किसी और पार्टी की थी। हम नेशनल असेंबली में जो उनके प्रोसीजर है लॉ बनाने का, तो लॉ बनाने का प्रोसीजर जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का तरीकाकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है और 3/5 मेजोरिटी के साथ आइन में तब्दीली कर सकती है और उसके बाद वो लॉ बना सकती है। लेकिन लॉ बनाने की जो नेशनल असेंबली की पावर्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, आइन के अंदर उसको रेस्ट्रिक्शन लिखी दी हुई है। वो फ्रेंच असेंबली जो है वो तमाम जो है वो लॉ नहीं बना सकती। रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस को कि वो सिर्फ उन चीजों के बारे में लॉ बना सकती है जो आइन के अंदर उसकी पावर्स में दिए हुए हैं और बाकी रेस्ट ऑफ दी जो प्रोसीजर्स हैं वो उन्होंने एग्जीक्यूटिव्स को दिए हुए हैं, तो उनके पास बड़ी लिमिटेड अथॉरिटी है टू मेक लॉज। लॉ प्रपोजल्स कैन बी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट or a member of the parliament. Financial regulation can be initiated by the government only. In ordinary preposition of law, the text is first reviewed by the permanent parliamentary commissions. जैसे हमारे पास पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, इस तरह वहां पे पार्लियामेंट्री कमीशंस हैं और पहले जब भी कोई लॉ बनाना है तो वो पार्लियामेंट्री कमीशन के हवाले कर दिया जाता है, वो इसको ड्राफ्ट करता है और इस पे कंसेंसस डेवलप करता है, उसके बाद इसको फिर असेंबली में पेश करता है। इन केस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट इन द नेशनल असेंबली and the Senate, both presidents set joint commission of equal members to resolve the issue. अगर कोई इख्तलाफ आ जाए नेशनल असेंबली में और सेनेट में तो फिर दोनों अतराफ से मुसावी तादाद में मेंबर लेके उनका एक जॉइंट कमीशन बना दिया जाता है और ये जॉइंट कमीशन फिर बैठ के इशू को रिजॉल्व करता है। फ्रांस में मैंने जैसे आपको पहली स्लाइड पर अर्ज किया है, फ्रांस में नेशनल असेंबली जो है उसकी पावर्स बड़ी लिमिटेड है। Parliament has limited powers. Parliament can legislate on matters enumerated in the Constitution. तो Constitution में उसका पावर्स मुतय्यन की गई हैं कि किन किन चीजों के बारे में वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं। The government can make laws on all other matters by simple decree. जो पावर्स
पार्लियामेंट को दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा अगर कोई लॉ बनाने की जरूरत पेश आती है तो वो गवर्नमेंट खुद बनाती है, एग्जेक्टिव्स वो लॉ बनाते हैं और उसका एक डेक्री जारी होता है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है। आर्टिकल 37 मैटर्स अदर देन दोस दैट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ लॉ शैल बी ऑफ रेगुलेटरी करेक्टर। तो जो रेगुलेटरी करेक्टर के मामलात हैं वो वहां पे एग्जेक्टिव्स को दिए हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एंडोर्ड द एग्जेक्टिव्स विद लेजिस्लेटिव पावर्स, और आइन के अंदर कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो एग्जेक्टिव्स को भी दी हुई है। इस तरीके से जो फ्रांस की पार्लियामेंट है वो कंप्लीट सॉवरियन नहीं है कि हर फील्ड में लॉ बना सके, वो सिर्फ उन फील्ड्स में लॉ बना सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको दिए हुए हैं, और बाकी जो रेगुलेटरी करेक्टर के लॉज हैं वो एग्जेक्टिव के पास है। अब पार्लियामेंट से कैबिनेट ली जाती है। द कैबिनेट कंप्राइजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स, और ये पार्लियामेंट से ली जाती है। और कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी वो उसको कैबिनेट को रिमूव कर सकती है पार्लियामेंट, उनको खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कर सकती है और खिलाफ सेंश्योर कर सकती है। तो पार्लियामेंट जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल है कैबिनेट, और द मिनिस्टर्स उसको रिस्पॉन्सिबल है। प्राइम मिनिस्टर इज द इंचार्ज ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन बट एक्सरसाइजेस लिमिटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी। चूंकि इख्तियारात का मंबा जो है फ्रांस में वो सदर के पास है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कम पावर्स हैं और उसके पास पॉलिटिकल पावर्स जो है वो जिसको उसने एक्सरसाइज करना है, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कम पावर्स हैं और वो सिर्फ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को देखता है। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स हैं और उसको एक्सरसाइज करना है वो प्रेसिडेंट के पास है। he has to exercise some of his powers with the counter signature of the relevant ministers। एक और बड़ी इसमें सेलियंट फीचर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी यूज करनी है इसमें भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसने ये पावर्स यूज करनी है, ज्वाइंटली करनी है विद द मिनिस्टर्स। तो दोनों मिल के फैसला करते हैं और दोनों मिल के वो पावर्स इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है फ्रांस का वो इतना पावरफुल नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी वो खुद अपनी मर्जी से ले ले, उसने मिनिस्टर रेलेवेंट मिनिस्टर को कंसल्ट करके दोनों ने मिल के कंसेंसस डेवलप करके फिर फैसला करना है। ही डिटर्मिन्स द कंपोजिशन ऑफ द कैबिनेट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये इस्तेहकाक जरूर है कि उसने अपनी कैबिनेट खुद बनानी है। प्राइम मिनिस्टर ensures execution of laws and exercise the rule making power subject to the presidential approval। तो एक तो उसने लॉ को एग्जीक्यूट करना है जो पार्लियामेंट बना देगी और वो सदर जिसको अप्रूव कर देंगे। दूसरा जो रूल मेकिंग है उसमें प्रेसिडेंट की अप्रूवल से उसने रूल मेकिंग सारी, जिन मामलात में एग्जेक्टिव को इख्तियार दिया हुआ है कि वो रूल बनाएंगे या लॉ बनाएंगे, तो वो लॉ जो है वो बनाना है और बना के उसने सदर से अप्रूव कराने के बाद उसको नाफिज करना है। प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइजेस लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव कंकरेंटली विद दी अदर मेंबर्स। जैसे आम पार्लियामेंट के मेंबर को इख्तियार है कि वो लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव ले सकता है, यही इख्तियार जो है वो फ्रांस में प्राइम मिनिस्टर के पास भी है कि वो किसी भी लेजिस्लेशन का इनिशिएटिव ले सकता है। प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर टू कन्वीन द न्यू सेशन बिफोर द एंड ऑफ 1 मंथ फॉलोइंग द डिक्री ऑफ क्लोज ऑफ ए पार्लियामेंट्री सेशन। अब फ्रांस के आइन के मुताबिक जब एक सेशन खत्म हो जाए पार्लियामेंट का तो 1 महीने तक उसका सेशन फिर दोबारा नहीं बुलाया जा सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास ये इस्तेहकाक है कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और उसमें पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की जरूरत पेश आए तो वो 1 महीना एक्सपायर होने से पहले पहले प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है कि वो लेजिस्लेशन का दोबारा इजलास बुला सकता है। अब जो सेनेट है वहां का फ्रांस का, उसका यह है द अपर हाउस इज इन फ्रांस इज कॉल्ड द सेनेट। अपर हाउस को वो सेनेट कहते हैं। द सेनेट हैज फॉर 348 मेंबर्स एंड दीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। तो वहां सेनेट की मियाद जो है वो 6 साल है और उसमें जो असेंबली है नेशनल असेंबली उसकी 5 साल है, और इसमें हाफ सेनेटर्स रिटायर आफ्टर 3 years। तो 3 साल के बाद आधे सेनेटर रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद फिर अगले जो है वो आधे इलेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में भी 6 साल म्यार है और 3 साल के बाद आधे सेनेटर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और आधे जो है वो फिर कंटिन्यू करते हैं। The Senate has various standing committees, including economic, finance, law, development, social affairs, and cultural affairs. Bill tabled in the Senate is referred to these committees। तो इसमें कमेटीज बनाई हुई है उन्होंने सेनेट की, और ये कमेटीज जो है जैसे ही भी कोई लेजिस्लेशन करनी होती है तो वो बिल जो है वो इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाता है और वो कमेटी इसको डेलिब्रेट करती है, अपनी तजावीज देती है और तजावीज के साथ फिर इसको सेनेट में पुट अप कर देती है।
फ्रांस का जो सेनेट है ये बाकी अपर चैम्बर्स जितने भी हैं उनसे मिलता जुलता ही है। जैसे बाकी अपर चैम्बर्स के पास पावर्स हैं, वही पावर्स जो फ्रांस में है। तो बाकी मामलात में ये अपने पार्लियामेंट के साथ या नेशनल असेंबली के साथ लेजिस्लेशन पावर्स जो है वो शेयर करते हैं। फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर फ्रांस में मल्टी पार्टी सिस्टम है। फ्रांस के मल्टी पार्टी सिस्टम है और वहां पे बहुत ज्यादा पार्टीज हैं। जो 2024 में फ्रांस में इलेक्शन हुए थे तो उसमें जिन पार्टीज ने हिस्सा लिया था उसमें नेशनल रैली ने 126 सीटें ली थी, टुगेदर फॉर द रिपब्लिक में 99 सीट्स थी, और ला फ्रांस जो थी पार्टी इसकी 72 सीट थी, सोशलिस्ट थे उनकी 66 सीटें थी, रिपब्लिकन राइट ग्रुप जो था इसकी 47 सीट्स थी, सोशल एंड इकोलॉजिस्ट ग्रुप की 38 थी, डेमोक्रेट 36 थे, होराइजन के 31 थे, लिबर्टी एंड इंडिपेंडेंस 21 थे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन लेफ्ट 19 थे, यूडीआर ग्रुप 16 था और नॉन अटैच्ड मेंबर्स थे 8 थे। तो वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है और कभी ऐसा नहीं हुआ रिसेंट पास्ट में कि वहां पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी पार्लियामेंट में ले ली हो और हुकूमत बना ली हो। तो वहां पे मिनिमम 3 ग्रुप बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो 3 ग्रुप जो है वो कोalition के जरिए बनते हैं। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि किसी भी ग्रुप को सिंपल मेजोरिटी हाउस में नहीं होती। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट बनी हुई है फ्रांस के अंदर उसके साथ भी ऐसी ही सिचुएशन है। वहां पे इस वक्त 3 पार्लियामेंट के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। ये पार्टीज ने अपने आप को अलाइन इस तरीके से किया हुआ है कि इसके 3 ग्रुप बन गए हैं और किसी भी ग्रुप को इस वक्त असेंबली में सिंपल मेजोरिटी नहीं है। इन 2024 इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इमैनुअल मैक्रोन अपॉइंटेड फ्रैंकोइस बायरो of a democratic movement as prime minister who heads a coalition government which include, अब इस coalition government में जो इस वक्त है उसमें 4 बड़ी पार्टीज जो हैं उनमें 4 पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है जिसमें टुगेदर फॉर द रिपब्लिक इसकी 96 सीट्स हैं, रिपब्लिकन राइट ग्रुप की 47 सीट्स हैं, डेमोक्रेट्स की 36 सीटें हैं और होराइजन एंड एफिलिएटेड जो है वो 31 सीटें हैं। तो ये सितंबर 2024 में ये गवर्नमेंट बनी थी और इस गवर्नमेंट को बड़ा हार्ड टेस्ट में से गुजरना पड़ रहा है कि चूंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं है। बाकी जो 2 अपोनेंट अलायंसेज हैं इनके खिलाफ उनको अगर मिला लिया जाए तो उनकी सीटें इनसे ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन वहां पे उन्होंने फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने ये हुकूमत जो है वो इस वक्त तक काम कर रही है और इसको चलने दे रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत को हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि जब अपोजिशन की दोनों धड़े मिल गए आपस में तो वो इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं। तो ये एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। फ्रेंच जो सिस्टम है इस वक्त गवर्नेंस का और पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां पे है इस वक्त जो कल्चर है वहां का, तो वहां पे हमेशा कोalition गवर्नमेंट ही बनती है। और चूंकि बहुत ज्यादा पार्टीज रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, तो वहां पे मेकिंग और ब्रेकिंग होती रहती है जिससे वहां एट टाइम्स जो फ्रांस की पॉलिटिकल सेटअप है उसमें इंस्टेबिलिटी आती है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात की। अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो वहां पे फ्रेंच जुडिशरी के ऊपर होगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।